जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अनसॉल्व का सेट GH 2022 का पहला सेट जो अनसॉल्व का है वो हम लोगों ने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था। वहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। अब हमें जो है उसके आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आज हमें चौथा प्रश्न सॉल्व करना है। तो चौथा प्रश्न जो होता है वो 4 पार्ट में होता है, यानी कि चौथे प्रश्न के क ख ग घ 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं का पार्ट। एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना हमें करनी है। तो देखिए, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी 0 बराबर होता है -NF(E0). ये मानक गिब्स ऊर्जा होती है किसी भी सेल की। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा जी 0 की वैल्यू हमें निकालनी है। एन की वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होता है, जैसे यहाँ पर +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो एन की वैल्यू होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में एक्सचेंज हुए हैं, इसलिए इसकी एन की वैल्यू हो जाएगी 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद एफ फेराडे होता है जिसकी वैल्यू होती है 96,500। और E0 सेल का जो इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 1.1 वोल्ट दिया गया है। सो हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू -N की वैल्यू हो जाएगी 2, F की वैल्यू हो जाएगी 96,500 कूलाम और E0 हो जाएगा 1.1 वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये वैल्यू हमारी आएगी जाकर के 21,00 जूल इंटू मोल इनवर्स। इसको हम किलो जूल इंटू मोल इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो -212.3 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे और जैसे ही आपका ऐसे आंसर आएगा वैसे ही आपको 3 अंक मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला पार्ट है इसका वैद्युत कण संचलन और दूसरा है स्कंदन, यानी कि 1.5 नंबर हमें वैद्युत कण संचलन पे मिलेगा जाके और 1.5 नंबर हमें स्कंदन पे मिलेगा जाके। ठीक है, तो पहले हम लोग वैद्युत कण संचलन पढ़ रहे हैं। वैद्युत कण संचलन क्या होता है? देखिए, कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जो कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडी विलयन में 2 चीजें होती हैं। एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है, एक प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होती है वो प्रक्षेपण माध्यम में बटी हुई होती है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं जिनको हम लोग कोलाइडी कण कहते हैं, उन पर एक निश्चित आवेश होता है, या तो उनके ऊपर धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है। तो जब इस कोलाइडी विलयन को हम किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो कोलाइडी कण होते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं, वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। अगर कोलाइडी कणों के ऊपर धन आवेश है तो वह कैथोड की ओर गति करने लगते हैं और इसे हम धन कण संचलन कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर उनके ऊपर ऋण आवेश है तो वो एनोड की ओर गति करने लगते हैं। इसको हम लोग ऋण कण संचलन कहते हैं। कुल मिलाकर कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। कोलाइडी विलयन में जो आवेशित कण होते हैं उनका विद्युतीय क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इतनी बात हमें लिखनी है। देखिए, यू आकार की एक हमने नली ली, इसमें एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया। इसमें मान लीजिए कोई ऋणात्मक कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, तो ये ऋण आवेशित जो कोलाइडी कण हैं, जैसे ही इसमें विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई किया जाएगा वैसे ही ये यहाँ से एनोड की ओर गति करने लगेंगे। इसको हम लोग कहेंगे वैद्युत कण संचलन। अब बात आती है स्कंदन की। जो सेकंड पार्ट है वो स्कंदन है। स्कंदन क्या होता है? देखिए, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है। कोलाइडी विलयन में, जैसे ये कोलाइडी विलयन किसी पात्र में भरा हुआ है, ये जो कोलाइडी कण हैं इन पर समान आवेश होता है। इस कारण से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। मान लीजिए इन सभी कोलाइडियल कणों पर कैसा है, समान आवेश है और वो भी ऋण आवेशित है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे। ठीक, अगर इनका आवेश समाप्त कर दिया जाए
अगर इनका आवेश समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा कि ये गति करते हुए आएंगे, आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद एक बड़े कण का निर्माण करेंगे जो कि नीचे सस्पेंड हो जाएंगे, यानी तली में बैठ जाएंगे, इनकी गति समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जाके कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का अगर आवेश समाप्त कर दिया जाए तो वो आएंगे, आपस में टकराएंगे, तीसरा कण आएगा, चौथा आएगा, वो सब आपस में टकराएंगे और एक बड़े पार्टिकल में बदल जाएंगे और फिर वो नीचे तली में भारी होकर बैठ जाएंगे। यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है वो प्रक्षेपण माध्यम की तली में बैठ जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। इसको अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन होता है वो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है। इसमें अगर अल्प मात्रा बेरियम क्लोराइड की मिला दी जाए तो Ba2+ आयनों की वजह से इसका आवेश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बड़े कणों में बदलकर बैठ जाते हैं। स्कंदन का एक व्यवहारिक उदाहरण की बात करें, जैसे ब्लड जो हमारा रक्त होता है, रक्त अगर कहीं पे कट जाए, जैसे मान लीजिए हम सेविंग करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कट जाता है तो उसमें क्या करते हैं, फिटकरी लगा लेते हैं। तो फिटकरी लगाने से ब्लड का बहना रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा जो रक्त होता है वो एक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है। हमारा जो रक्त है वो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। उसमें जब हम फिटकरी मिलाते हैं तो उसमें जो Al3+ आयन होते हैं वो उस ऋणात्मक कोलाइडी विलयन को क्या कर देते हैं, अवक्षेपित कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का बहना रुक जाता है। ये भी एक उदाहरण है इसका, राइट। 2 पार्ट लग गए। अब तीसरा पार्ट है गा पार्ट। एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि एवं अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए एनिलीन का जो सूत्र होता है वो बेंजीन रिंग बनाते हैं इस तरीके से और उसके ऊपर हम NH2 लगा देते हैं। नाइट्रीकरण की शर्त ये होती है कि अगर हम किसी भी एरोमेटिक यौगिक की HNO3 से अभिक्रिया करवाएं तो नाइट्रो ग्रुप वलय में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो बहुत आसान होता है। लेकिन चूंकि नाइट्रिक अम्ल आक्सीकारक होता है और अगर हम इसकी डायरेक्ट इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो NH2 समूह समाप्त हो जाएगा, यानी एनिलीन समाप्त हो जाएगा। तो हमें इसका नाइट्रीकरण करवाने के लिए, यानी कि अगर हमें इसका नाइट्रीकरण करवाना है और वलय में NO2 ग्रुप प्रवेश करवाना है तो हमें पहले NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं इसकी। तो एस्टिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। इसको हमने उल्टा लिख लिया है, ठीक। यहां से HCl निकल जाएगा तो ये आपका है एनिलीन C6H5NH2। तो जब ये हम क्रिया करवाएंगे तो HCl यहाँ से निकल जाएगा। HCl निकल जाएगा तो क्या बनेगा जाके, देखिए ये यहाँ पर N और एक H हट गया और COCH3। इसको हम लोग कहते हैं एसीटेनिलाइड। इसको हम लोग कहते हैं एसीटेनिलाइड। एसीटेनिलाइड बन गया। अब हमारा NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका नाइट्रीकरण कराने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम इसकी सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवाएंगे। तो जब HNO3 से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिव है, यानी आर्थो स्थान पर, ये आर्थो पहले नंबर की पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और नीचे सामने वाली पोजीशन को हम लोग पैरा पोजीशन कहते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा NO2 समूह पहुंच जाता है तो हमें प्राप्त हो जाता है आर्थो नाइट्रो एसीटेनिलाइड और प्लस पैरा नाइट्रो एसीटेनिलाइड। आर्थो नाइट्रो एस्टेनिलाइड और पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड का मिश्रण हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हमें फिर से अपना NH2 ग्रुप प्राप्त करना है, यानी हमें आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण प्राप्त होना है, तभी तो नाइट्रीकरण माना जाएगा वलय का। तो हम इसका जो है क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कर देते हैं। क्षार की उपस्थिति में हम इसका जल अपघटन कर देते हैं। तो यहाँ से ये टूट जाता है, एक H इसके साथ चला जाता है और OH इसके साथ चला जाता है। तो CH3COOH दोनों जगह से H और OH, यानी CH3COOH CH3COOH दोनों जगह से निकल जाता है और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2। तो इस तरीके से हमें ऑर्थो नाइट्रो टालवीन इस तरह से हमें आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण हमें प्राप्त हो जाता है।
इसमें NH2 ग्रुप को आपको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी अभिक्रिया पहले आपको एसिटिल क्लोराइड से करवानी पड़ेगी। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड होता है जो NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देता है। उसके बाद हम इसकी HNO3 से अभिक्रिया करा के इसका नाइट्रीकरण करवा पाएंगे। इसीलिए ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे इसका सीधे नाइट्रीकरण कर देते हैं। सीधे नाइट्रीकरण करवाएंगे हमारी अभिक्रिया गलत हो जाएगी, क्योंकि वो NH2 ग्रुप का ऑक्सीकरण कर देगा HNO3, राइट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे घ पार्ट। ग्लूकोज की निम्नलिखित से रासायनिक अभिक्रिया, आपका समीकरण लिखना है। तो ग्लूकोज की पहली जो अभिक्रिया है, तो ग्लूकोज की जो पहली अभिक्रिया है वह इन्होंने करवाई है NH2OH से, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है CH डबल बॉन्ड O CHO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं H2N यानी NH2 हो गया और OH, NH2OH है तो हमने H को पहले लिख लिया, लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए H2O निकल जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड लगा हुआ है NOH, नीचे सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 CH2OH प्लस H2O। इसको कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम, यानी कि ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है। बड़ा सिंपल सा है, H2O निकल जाएगा और वहां पर डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। जब भी एल्डिहाइडों से हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया होती है तो ऑक्साइम्स बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में CHO समूह होता है, इसलिए यहाँ पर हमें ऑक्साइम प्राप्त होगा। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने अभिक्रिया करवाई है HCN से, तो सेकेंड पार्ट में ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। तो देखिएगा किस तरीके से होगी, CHO CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं HCN से। तो इसमें क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो खुल जाएगा और यहाँ पर आएगा तो H जो है इस O के साथ जुड़ जाएगा और ये जो CN है ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से जुड़ेगा जाके, CH, या हम कह सकते हैं ये बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएगा, ऐसे ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से खुल गया। O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और C के साथ जुड़ जाएगा CN। तो CHOH का होल 4 CH2OH, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन यानी कि ग्लूकोज की HCN से अभिक्रिया होगी तो योगात्मक अभिक्रिया होगी और यहाँ पर ये साइनोहाइड्रिन बनेगा, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज की HCN से अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न के भी 4 पार्ट होते हैं, क ख ग और घ। इसमें से प्रत्येक प्रश्न होता है 4 अंक का, थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब को परिभाषित करवाया है इन्होंने। देखिए, जब किसी विलयन को अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलायक से अलग रखते हैं तो उनके बीच में परासरण की क्रिया होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमें जिस न्यूनतम वाह्य दाब की आवश्यकता होती है उसको बेटा हम लोग कहते हैं परासरण दाब। अब देखो, इसको इस तरीके से चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमने एक पात्र लिया हुआ है, इसमें बीच में हमने लगा रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारी है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। इसमें हमने जो है यहाँ से
भर दिया है क्या, एक कॉक लगा दी है, यहाँ पर हमने भर दिया है शुद्ध विलायक। इसमें क्या भर दिया है, शुद्ध विलायक। इसमें शुद्ध विलायक भर दिया है और इसमें भर दिया है हमने विलयन। यहाँ लगा दिया है एक पिस्टन, यहाँ पर विलयन लगा दी, यहाँ पर विलयन भर दिया है और ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है। ये विलयन है और ये शुद्ध विलायक है। और ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये वो झिल्ली है जो स्वयं में से विलायक के अणुओं को तो निकल जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को निकलने नहीं देती। तो क्या होगा कि विलायक के कण यहाँ से यहाँ जाने लगेंगे, पराशरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर विलायक के अणुओं का चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये पराशरण की क्रिया ना हो पाए इसके लिए यहाँ पर जो दाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर कोई दाब मापी लगा दें और दाब मापी की सहायता से उस दाब को नाप भी सकते हैं। तो इस पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस वाय दाब की आवश्यकता होगी उसको हम पराशरण दाब कहते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर हम एक थिसेल फनेल लें, इस तरीके से थिसेल फनेल लें और उसको एक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली नीचे से खुली होती है, इसमें हम भर दें क्या, विलयन भर दें। इसमें हम विलयन भर दें, कोई विलयन, और उसको हम शुद्ध विलायक में इस तरीके से उल्टा लटका दें। इस तरीके से हम उल्टा लटका दें। टाइम है किसी विलायक में थिसेल फनेल, इसको क्या कहते हैं, थिसेल फनेल। थिसेल फनेल, थिसेल फनेल में हम किसी विलयन को भरकर और कायम लटका दें विलायक में। जब हम विलायक में लटका देंगे तो पराशरण की क्रिया होने लगेगी और यहाँ से विलायक के कण इस फनेल में जाने लगेंगे। तो ये ऊपर की ओर पानी का तल यानी विलायक का तल ऊपर की ओर उठने लगेगा। ठीक, उठते उठते एक स्थिति ऐसे आएगी कि जब ये ऊपर वाला तल और ऊपर से जो दाब लग रहा है और नीचे से जो पराशरण दाब लग रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस दाब को जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ऊपर से जो जब कोई द्रव ऊंचाई पर ऊपर उठता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम कहते हैं द्रव स्थैतिक दाब, HdG। H ऊंचाई है, D इसका घनत्व है और G गुरुत्वाकर्षण है। ये जो ऊपर से HdG पर लगेगा जाके, ये काय के बराबर होगा, पराशरण दाब के बराबर। जब पराशरण दाब के बराबर होगा जाके तभी ये पराशरण की क्रिया यहाँ पर रुकेगी जाके। अगर हम इस तरीके से विलयन भरें और शुद्ध विलायक में अगर इसको लटकाएं तो पराशरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी नली में विलायक का तल ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब यह विलायक का तल ऊपर चढ़ना रुक जाएगा, वो बैलेंस स्थिति हो जाएगी। और वो बैलेंस स्थिति तब होगी जब ऊपर से द्रव पर पड़ने वाला जो द्रव स्थैतिक दाब होता है जिसको HdG कहते हैं, वो नीचे से लगने वाले पराशरण दाब के बराबर होगा। यानी कि नीचे से जो पराशरण दाब होता है वो द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जब पराशरण की क्रिया रुक जाती है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी ये प्रश्न हमारा समाप्त नहीं हुआ, अभी पराशरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध भी पूछा गया है, इसको हमें स्थापित करना है। देखिए, किसी भी तलु विलयन का जो पराशरण दाब होता है जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, काय से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, ये दिए गए ताप पर उस विलयन में विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी ताप भी दिया हुआ है, ताप और मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो ये बराबर हो जाएगा RCT, जहां पर R क्या है, R को हम विलयन स्थिरांक कह सकते हैं। वैसे तो गैस स्थिरांक होता है लेकिन यहाँ पर R विलयन स्थिरांक है। अब पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRTC को पहले लिख लिया। अब C बराबर क्या होता है, N/V, और C है N2 विलेय के मोलों की संख्या और V है विलयन का आयतन लीटर में, R और T, जहां पर आपका ये जो पाई है ये पराशरण दाब है, ये मोलर द्रव्यमान है विलेय का, R विलयन स्थिरांक है, T ताप है और V विलयन का आयतन है। इस प्रकार से ये संबंध आपका स्थापित हो जाता है, पाई बराबर N2/V RT। ठीक है, अब ये आपका ये प्रश्न पूरा हो गया, 5वें का पार्ट।
अब हमारा है खा पार्ट 5वें का, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए एवं व्यंजक लिखिए। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं, कभी कभी डेरिवेशन भी आ जाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, यानी कि जिसके ऊपर अभिक्रिया का वेग डिपेंडेंट होता है, वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक भी अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी कि अभिक्रिया के वेग का किसी भी अभिकारक पदार्थ के अणु से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो मान लीजिए कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार से, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो अभिकारक पदार्थ के जो सांद्रण परिवर्तन की दर होती है dR/dt, और ये नेगेटिव होती है, क्योंकि अभिकारक की है तो अभिकारक की मात्रा में समय के साथ कमी होगी, और अगर उत्पाद की निकालेंगे तो उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होगी। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? -dR/dt, ये समानुपाती हो जाएगा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के 0 घात के, यानी कि अभिक्रिया की जो वेग है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई जाके। अब हम क्या करेंगे? -d एक्टिव मास ऑफ R/dt इज इक्वल टू k। इस r की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसका कर देंगे समाकलन, -d एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू KT प्लस I, जहाँ I क्या है? समाकलन स्थिरांक है। अब जब याद करिए, जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है तब क्या है? R की वैल्यू काहे के बराबर है? R वैल्यू है R0 के बराबर, ठीक है। तो I की वैल्यू अगर इसमें हम रख दें तो I की वैल्यू हो जाएगी -R0। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख दे रहे हैं। अब ये R की वैल्यू R0 रख दी गई और I की वैल्यू -R निकल के आई है, जिसे हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो चलिए रखिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू KT माइनस एक्टिव मास ऑफ R0। यहाँ पर जो R0 है वो जब समय शून्य था तब अभिकारक पदार्थ की मात्रा, तो जब शून्य था तो पूरी मात्रा यानी कि उसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं है, ये अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है। देखिए जब समय बदला ही नहीं, जब t बराबर क्या है? 0 है, तो अभिकारक पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? R0 होगी। तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा KT बराबर एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस एक्टिव मास ऑफ R, तो वेग स्थिरांक हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस एक्टिव मास ऑफ R बटे T। ये वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया जाके, जहां पर R0 क्या है? प्रारंभिक मात्रा है, R क्या है? T समय पश्चात बची मात्रा। अब इसका मात्रक की अगर बात करी जाए, मात्रक की बात करी जाए तो R का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर, तो मोल इंटू लीटर की पावर -1 बटे T है, तो समय की पावर -1। इसमें हमने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना हो तो उसका एक यूनिवर्सल फार्मूला है, मोल बटे लीटर की पावर 1 - n इंटू समय की पावर -1। इसको आप याद रखिए हमेशा के लिए। इसको अगर आप याद रखेंगे, मोल बटे लीटर की पावर 1 - n और समय की पावर -1, तो यहाँ पर n की वैल्यू रखकर आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए मात्रक निकाल सकते हैं। अगर आप n की बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और समय की पावर -1 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक आ जाएगा, ठीक है।
अगर यही आप शून्य कोटि के लिए रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मोल और लीटर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा मोल इंटू लीटर की पावर -1 इंटू समय की पावर -1। ये मात्रक आपका हो गया, ये व्यंजक हो गया और ये मात्रक हो गया। इस तरीके से आपका खा पाठ खत्म। अब हम लोग सॉल्व करेंगे गा पाठ। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखना है। तो संक्रमण तत्व होते कौन है, आवर्त सारणी में इस तरफ S ब्लॉक होता है और इस तरफ P ब्लॉक होता है। आपके हिसाब से उल्टा हो जाएगा, आवर्त सारणी में इस तरफ S ब्लॉक, इधर P ब्लॉक और बीच में D ब्लॉक होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में D ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त D ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं, क्योंकि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष से पहले वाले कोष में, अंतिम को जो सेकंड लास्ट हो गया ना, लास्ट वाले से पहले वाले कोष के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, यानी सेकंड लास्ट के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। यानी कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या है, आखिरी जो कोष है वो आपका n है, तो n-1 डी में इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा n-1 डी 1 से लेके 0 तक, और ns1 या ns2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यानी संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से 10 तक, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी में, और आखिरी वाले कोष के s उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इसके क्या पूछे हैं, अभिलाक्षणिक गुणों की बारे में बताइए। तो इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं भैया, देखिए सबसे पहले जितनी भी डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी धातुएं हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं और ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात आई इनकी परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। इनमें क्या होता है, शुरुआत में परमाणु त्रिज्याएं स्थिर रहती हैं, बहुत ज़्यादा परमाणु त्रिज्याएं नहीं घटती हैं, उसके बाद फिर बढ़ती हैं और फिर स्थिर हो जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है शील्डिंग इफेक्ट। इसमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उससे शील्ड कर देते हैं, जिसके कारण डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु त्रिज्याएं स्थिर रहती हैं या बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा जो अभिलाक्षणिक गुण इसका हम लिख सकते हैं, इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, आयनन विभव जिसको हम बोलते हैं, ये आयनन विभव S और P ब्लॉक तत्वों के बीच में होता है। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके, यानी किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना है वो सब हमने सॉल्व करके इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उससे देख सकते हो कि किस तरीके से हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। देखिए, आप तैयारी कितनी भी करें, आपको सटीक जवाब देना है, उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए, न उससे कम न उससे ज़्यादा। आप प्रश्न को बिल्कुल जितना ये देख के लिखिए कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब हमें देना है, इधर उधर का जवाब हमें नहीं देना है। तो उसने पूछा क्या है आपसे, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो आपने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख दिया, और उसके बाद 3 अभिलाक्षणिक गुण, जो 3 गुण हमने बताए तो 3 ही लिखने हैं, 5-6 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना ज्ञान वहाँ पर बगाड़ने की जरूरत नहीं है, आप 3 लक्षण पूछे गए तो 3 ही लक्षण वहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, अब हम इस प्रश्न का घ पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें इन्होंने पूछा है कि उप सहसंयोजन यौगिक के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या करिए। तो देखिए, वर्णन में जो चीज़ें बताई हैं वो ये हैं, सबसे पहला इन्होंने बताया कि जो उप सहसंयोजक होते हैं यौगिक, जो उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं उनमें 2 तरीके की संयोजकताएं होती हैं। एक तो होती हैं प्राथमिक संयोजकताएं और दूसरी होती हैं द्वितीयक संयोजकताएं। तो ये कहते हैं कि जो उप सहसंयोजन यौगिक हैं उनमें 2 तरीके की संयोजकताएं होती हैं, एक प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं और एक द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं। जैसे ये एक उप सहसंयोजन यौगिक है K4FeCN6। अब इनका ये कहना है जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो आयनाइज हो सकती हैं, यानी कि अगर हम K4FeCN6 को अगर हम K4FeCN6 को
जल में घोलें तो इनका आयनन हो जाएगा 4K प्लस FeCN का 6 4 माइनस। तो ये आपकी हो गई जाके प्राथमिक संयोजकता, जिसका कि आयनन हो जाता है, ठीक है। और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता, जो अनआयनीय होती है। द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है। और वर्नर ये भी कहते हैं कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वह उसकी उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। देखिए इसमें जो लिगेंड्स हैं 1 2 3 1 2 3, तो इसमें 6 लिगेंड्स हैं, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई जाके 6, और इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई जाके 6। ये परमानेंट होती है, इसको चाहे जहाँ घोलो ये कभी भी आयनित नहीं होती। और ये प्राथमिक संयोजकता ये कितनी हो गई जाके 4। तो प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? आयनित हो जाती है। दूसरा एक और पॉइंट, जो चौथा पॉइंट इन्होंने बताया है वो ये बताया है कि इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे K4FeCN की बात करी जाए तो ये इसकी आकृति अष्टफलकी होती है इस तरीके से। त्रिविम में इनका विन्यास कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है, ये भी इन्होंने बताया है। तो वर्नर के सिद्धांत को हमने 4-5 बातें आपको बताई हैं। सबसे पहली चीज, उपसहसंयोजन यौगिक जो होते हैं इनकी दो तरीकों की संयोजकताएं होती हैं, एक तो प्राथमिक संयोजकताएं, दूसरी द्वितीयक संयोजकताएं। जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो आयनित हो सकती हैं, और जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो अनआयनीय होती है, मतलब उनका आयनन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं उनमें जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वह उनकी उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं तो त्रिविम में उनके जो अभिविन्यास होते हैं, जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है वो निश्चित होता है। केंद्रीय धातु परमाणु और से जो लिगैंड जुड़े होते हैं उनका जो विन्यास होता है वो निश्चित ज्योमेट्रिकल विन्यास होता है। तो ये आपके वर्नर के सिद्धांत है। इसको भी हमने लिख के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। देखिए यहाँ तक हम लोग 5 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब छठवां प्रश्न है। छठवें और सातवें प्रश्न में 2-2 प्रश्न होते हैं जिनके साथ हमें चॉइस भी मिलती है। यानी कि छठवें के काम में एक प्रश्न है अमोनिया का हमें निर्माण करना है अथवा अंतर हैलोजन यौगिक, यानी इनमें से हम एक करेंगे। इसी तरीके से इसके खा पार्ट में भी चॉइस मिलती है, और इसी तरीके से सातवें, यानी छठवें और सातवें प्रश्नों में हमारे पास विकल्प रहते हैं कि हम कोई सा एक प्रश्न कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका होता है 5 अंकों का, यानी 5 अंकों का प्रश्न होता है का पार्ट, और 5 का खा पार्ट होता है। का पार्ट में भी चॉइस होती है, खा पार्ट में भी चॉइस होती है। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन जो होता है वह भी 5 अंकों का, यानी 5-5 10 अंकों का होता है। उसके का पार्ट में भी चॉइस होती है, खा पार्ट में भी चॉइस होती है। इससे पहले के प्रश्नों तक हमें कोई भी चॉइस नहीं थी। अब इसमें जो पहला छठवें का पार्ट है उसमें हमें ये पूछा गया है कि अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का आपको वर्णन करना है सचित्र, ठीक है। तो अमोनिया का जो औद्योगिक विधि है वो हैबर विधि कहलाती है। हैबर विधि से अमोनिया औद्योगिक यानी लार्ज स्केल पर बनाई जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन यानी कि N2 व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में, N2 + 3H2 को हम आयरन चूर्ण उत्प्रेरक और प्लस मॉलिब्डेनम चूर्ण जो कि वर्धक का कार्य करता है, आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है, और 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी कि अमोनिया बनाने के लिए हमें हैबर विधि से, यानी कि हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 अनुपात में 1:3 के अनुपात में आयरन चूर्ण उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम चूर्ण वर्धक के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करना पड़ता है, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण को एक कंप्रेसर पंप के द्वारा सबसे पहले एक शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ये कंप्रेसर पंप है जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 के अनुपात में लेकर एक शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर इस गैसीय मिश्रण का
शोधन हो जाता है, जिसमें से SO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा गैसें अलग हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गैसीय मिश्रण क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, यानी कि शुष्क हो जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो अशुद्धियाँ होती हैं ये उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचकर उत्प्रेरकों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं, उनकी कार्यशीलता को कम कर देती हैं। तो कंप्रेसर से हमने इस गैसीय मिश्रण को यहाँ भेजा प्योरीफायर में, वहाँ पर शोधन किया, अशुद्धियों को दूर किया, उसको शुष्क किया, उसके बाद उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया, जहाँ पर आपका आयरन चूर्ण यानी कि Fe और MO का चूर्ण रखा हुआ है। इसका ताप होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की होती है आपस में क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप अमोनिया गैस बनती है और 10% अमोनिया गैस यहाँ पर प्राप्त होती है। अब इस गैसीय मिश्रण को हम संघनित्र के माध्यम से, संघनित्र क्या करता है, गैसीय मिश्रण को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से जो अमोनिया गैस होती है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ पर द्रव के रूप में इकट्ठी हो जाती है और लिक्विड अमोनिया हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग व्यापारिक मात्रा में यानी कि औद्योगिक निर्माण कर रहे हैं अमोनिया बनाने का, व्यापारिक मात्रा में हम अमोनिया बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो गैसीय मिश्रण है जो द्रवित नहीं हुआ है उसे सर्कुलेशन पंप की सहायता से सर्कुलेट करके, जिसमें कि आपकी अनचेंज अमोनिया है, यानी कि जो अमोनिया द्रवित नहीं हुई है वो गैस वाली अमोनिया, प्लस जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया नहीं करी थी उसको पुनः रिसर्कुलेशन पंप की सहायता से फिर से कैटालिसिस चैम्बर में भेज देंगे। यहाँ पर फिर से अमोनिया बनेगी, जिसे ठंडा करके यहाँ से हम फिर से अमोनिया का द्रव प्राप्त कर लेंगे और फिर से गैसीय मिश्रण को इस सर्कुलेशन पंप से भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारा कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती है और यहाँ आसानी से हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण जो है वो औद्योगिक विधि है और व्यापारिक मात्रा में हैबर विधि से किया जाता है। इसके लिए अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 अनुपात में लेकर निम्न समीकरण के द्वारा हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। उसके बाद विधि में जो जो हमने बताया, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिखते जाएंगे कि इस तरीके से हम गैसीय मिश्रण लेंगे, उसे इसमें प्रवाहित करेंगे, कंप्रेसर के माध्यम से शोधक कक्ष में, ड्रायर में प्रवाहित करेंगे, कैटालिस्ट चैम्बर में ले जाएंगे जहाँ पर अमोनिया बनेगी, उसके बाद उसे संघनित्र में ले जाएंगे जहाँ ठंडा करके करीब 10% अमोनिया में प्राप्त हो जाएगी। बचे हुए मिश्रण को फिर से हम वहाँ पर भेज देते हैं। तो इसका चित्र बना देंगे और ये चीज़, तो लगभग 3 अंक का ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें कॉपर सल्फेट से अमोनिया की क्रिया करानी है। तो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 की अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट आप लिख लीजिएगा। दूसरा पार्ट है इसका, जब हम सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, AgCl से अभिक्रिया करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, डायरेक्ट अमोनिया प्रवाहित नहीं कर सकते तो अमोनिया का जलीय विलयन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम उसमें डालते हैं तो डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड का हमें घुला हुआ विलयन प्राप्त होता है। डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और जब सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, यानी कि अमोनिया के जलीय विलयन की जब हम अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड से करवाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड का जो अवक्षेप है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा और डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड का विलयन बनाएगा, घुलित संकर लवण बनाएगा। ये दोनों समीकरण आप लिख देंगे तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। तो ये छठवें का पार्ट आपका।
अब इन्होंने पूछे हैं अथवा, ये अथवा है, या तो ये सॉल्व करेंगे या ये सॉल्व करेंगे। 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि का समीकरण लिखिए और उनके 2 उपयोग लिखिए। तो अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? जब 2 अलग अलग हैलोजन परमाणुओं से मिलकर यौगिक बने होते हैं तो उन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, AB प्रकार के, AB3 प्रकार के, AB5 प्रकार के और AB7 प्रकार के। AB, AB3, AB5 और AB7 प्रकार, ये इतने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें से A हमेशा बड़ा हैलोजन परमाणु होता है और B आपका छोटा हैलोजन परमाणु होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 के समीकरण, जैसे क्लोरीन की फ्लोरीन से 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाएंगे तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड हमें प्राप्त होता है, पहला समीकरण हो गया। दूसरा, ब्रोमीन की अगर फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड हमें प्राप्त होता है, जो कि AB5 टाइप का है। इसी प्रकार से जब हम आयोडीन की अभिक्रिया फ्लोरीन से सामान्य ताप पर करवाते हैं तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो ये 3 समीकरण हैं, तो बहुत सारे, लेकिन हमने 3 समीकरण चूंकि पूछे गए तो 3 समीकरण बनाने के केवल समीकरण पूछे गए हैं, तो केवल समीकरण हमने लिख दिए। अब इनके 2 उपयोग पूछे गए हैं। तो पहला उपयोग इनका जो है वो ये है कि इनका उपयोग जो मोनोफ्लोराइड होते हैं उनका हैलोजनीकरण, जो AB प्रकार के यौगिक होते हैं, जो AB प्रकार के यौगिक होते हैं उनका उपयोग हैलोजनीकरण के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग, जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं इनका उपयोग पॉलीहैलाइड्स के निर्माण में किया जाता है। तो 2 ही उपयोग पूछे गए हैं। पहला उपयोग ये हो गया जाके कि AB प्रकार के जो हैलाइड्स होते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं, पहला उपयोग ये हो गया जाके कि जो AB प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं उनका उपयोग हैलोजनीकरण के लिए किया जाता है किसी यौगिक के, और दूसरा उपयोग हो गया जाके कि इन अंतर हैलोजन यौगिकों का उपयोग पॉलीहैलाइड्स के बनाने में किया जाता है। सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से YouTube पर आपको कोई भी अनसॉल्व सॉल्व नहीं करा रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपका काम का है और आपके मित्रों के भी काम आ सकता है, तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो तो उनके साथ ये शेयर करिए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट और उसका अथवा सॉल्व हो गया है। आगे का जो पार्ट है, जो 7वां क्वेश्चन रह गया है, और जो आगे के जो क्वेश्चन हैं 6वें के खा पार्ट, उसका अथवा, और 7वां जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद।